यहाँ वाले 3 विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे उनके परिणामों की बात हो, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जो है वो उस प्रकार के रिजल्ट नहीं मिल पाए जैसे उन्होंने चाहा था और सोचा था। और उसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को इतना सीरियस ले रही है कि प्रधानमंत्री जी का आना, बाद में गडकरी साहब का आना और जो सीनियर लोग भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रालय में हैं उनका यहाँ पे आना जो है ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आने वाले चुनाव में कुछ ना कुछ जो है वो नया करके लोगों को ठगना चाहे। मैं आप लोगों से 2-3 बिंदुओं के ऊपर बात करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जो आजकल पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की पुलिस का जो हाल है, जिस प्रकार से पुलिस भर्तियों में जो पेपर है वो बाजार में बिके और आज यही नहीं मैं कहूँगा कि ज़्यादातर काज जो है वो ये जो हुआ है उससे यूपी तक जुड़े हैं, बिहार तक जुड़े हैं, दूसरे राज्यों तक जुड़े हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी हैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताना चाह रहे थे और आज मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बातें जो बाहर आई हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ा सीरियस इशू है। मुख्यमंत्री साहब जो मर्जी कहें और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी साथी जो मर्जी कहें, लेकिन आज प्रश्न ये पैदा होता है कि कारण क्या है कि ये जो हुआ सारा कुछ जो है वो पुलिस की भर्ती के इस सिलसिले में हुआ। पुलिस की जो भर्ती होती है और जब एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में जो मेरा खुद का इल्म है, जो मैं खुद जानता हूँ कि उसके बारे में बाकायदा तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट के जैसे पर्चा अगर पेपर डालना है तो एक आदमी पेपर नहीं डालता, अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों से जो इंटेलिजेंट लोग हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटियों में हैं, चाहे वो दूसरी जगह जो है वो तैनात हैं, उनसे कहा जाता है कि पुलिस का पेपर डलेगा, उसमें आप प्रश्न जो है वो भेजो। तो सारे लोग जो है ना प्रश्न बना के भेजते हैं। फिर तो हमारा मुख्यालय है पुलिस का, इसमें कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगी होती है कि आपने अब इनको देखना है और फिर आपने देखना है कि कौन कौन सा प्रश्न जो है वो आगे आए और सबके द्वारा दिए हुए जो प्रश्न है उनका एक पूरा प्रश्न पत्र जो है वो बनाया जाता है और वो उसके बाद जो पुलिस की कस्टडी में जो मैं कहूँगा कि उसमें शायद 1-5 की जो है वो तैनाती होती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 और 11 आदमी भी जाते हैं। फिर वो सारा मसौदा लेके जहाँ पे पेपर प्रिंट होगा वहाँ पे वो पुलिस की कस्टडी में जाता है। फिर यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पर वो कर्मचारी, वो अधिकारी वहीं पे रहेंगे जब तक वो पेपर जो है वो प्रिंट नहीं हो जाता और प्रिंट होने के बाद पेपर को वो पुलिस सिक्योरिटी में जो है वो हेड ऑफिस तक लेके आते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों के जहाँ पर भी भर्तियाँ होनी है वहाँ पे उसके पेपर के जो पैकेट्स हैं वो वहाँ पे भेज जाते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहते हैं, कहा कि जी एक यूपी से एक आदमी पकड़ा गया, कहते वो जो है वो उससे भी 2 नंबर में है, 1 नंबर पे कोई और है। इसका मतलब है जो SIT जो है वो गठित की गई, उन सब ने मुख्यमंत्री जी को बताया होगा कि नहीं जी असली जो बड़ा मुजरिम है वो कोई और है, छोटा मुजरिम जो है वो कोई और है। और इस ढंग से मैं कहना चाहूँगा, इसका मतलब जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को मालूम है कि अभी जो पकड़ा गया है वहाँ से लखनऊ की तरफ से वो नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 कोई और है। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश की होम मिनिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग सारी बातों को जानते हैं कि नंबर 1 जो है वो इस केस में कौन है, नंबर 2 कौन है। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि जब
मुख्यमंत्री की जो है वो मीडिया को उन्होंने दिया है वो ये है कि 73 आदमी जो है वो इसमें जो है इंटरोगेट हुए, पकड़े गए हैं 73। अब 73 में कौन कौन से आदमी हैं और वो कहाँ कहाँ के हैं, उन तक कितना जुर्म है, ये तो आपकी जो है वो जो SIT गठित है उसके अधिकारी जो है वो करेंगे। तो मेरा बड़ा प्रश्न आज के मुख्यमंत्री जी से है कि आप उस पर जो है वो जितना भी लीपा होती है करनी आपने वो कर दीजिए, बिना पॉलिटिकल संरक्षण के, बिना पुलिस के जो टॉप के लेवल के अधिकारी हैं उनकी शमूलियत के बिना, जब पुलिस की पहरे में सारा कुछ हो रहा है और पुलिस के पास जब पेपर छप के भी आ गए फिर आपने जिलों में उसको भेजना है, तो इस प्रक्रिया में जो पेपर है वो लीक कैसे हो गया। और आज मैं ये कहना चाहूँगा, मजाक ऐसे हो रहा है हिमाचल प्रदेश के लोगों से कि आज जो जब चाहिए ये था कि इसमें जो पुलिस के अधिकारी थे उनको अंदर कर दें, कौन थे वो लोग जिन्होंने पेपर डालने के बाद, और साथ में ये भी देखना है कि जो जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ पे प्रिंट हुआ वो पेपर, वो कौन आदमी है, वो किसका रिश्तेदार है। और वहाँ पे जाके जब आप हिमाचल प्रदेश से बाहर उसकी प्रिंटिंग कर रहे हैं, पुलिस के पहरे में सारा कुछ हो रहा है, और उसके बाद आप ये बताएं कि आप जो जैसे मान लो किसी के फादर ने जो है पता लगा कि निजी ये जो मेरा बेटा पुलिस में भर्ती होने के लिए जाएगा, एग्जाम देगा, बाप को फंसा दिया, और हर बाप की कमजोरी होती है उसका मेरा बेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाए, और जो सरकार कह रही है वो ज्यादा कह रही है, वो कहते हैं +8 लाख रुपीज जो है वो शायद जो है ना वो उसमें एक आदमी को देने पड़े, कहीं उन्होंने कहा 6 लाख रुपए देने पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो बात तब आई जब कहीं ना कहीं से जो ना ये लीकेज जो है ना हुई, और उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो जुर्म है तो पुलिस का, जो पुलिस के अधिकारी इस काम में लगे हुए थे, इनको जो है वो बाकायदा तौर पे सिक्रेसी मेंटेन करनी थी, जिसको ईमानदारी से ये काम करना था। अगर मान लो बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर देगी तो मैं कहना चाहता हूँ तो जंगली जानवर तो खाएंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना ये है कि ये जो आपके CBI को हम देते, CBI में कौन है, CBI में भी वही लोग हैं, IPS जो राज्य सरकारों में होते हैं वो CBI में भी उनको भेजा जाता है, उनमें कई नकारे भी होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट भेजना चाहती है, यहाँ से उनको CBI में भेजा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है कि जी CBI की इंक्वायरी की बात मुख्यमंत्री जी ने कहा कि SIT भी चलेगी जब तक CBI नहीं आती, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से कि आज की तारीख में जब इतने दिन हो गए, 8 तारीख को FIR हुई, 8 को नहीं 11 तारीख को जो है ना उसमें जो है ना आपने एक्शन लिया, लेकिन ये जो दिन बीच में छोड़े गए ये क्यों छोड़े गए? क्या आप नंबर 1 जो मुजरिम है उसको विदेश में जाने का समय दे रहे हैं? ये मैं पूछना चाहूंगा कि आज जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां से आपने किसको गिरफ्तार किया? प्रिंटिंग प्रेस वाला जो है किसका रिश्तेदार है? और आप इस प्रकार से ये जो जितने भी लड़कों ने जिन्होंने जो एग्जाम दिया है, जो उसमें बैठे, मैं कहूँगा कि 3 लाख के आसपास सारे लोग जो है एग्जामिनेशन में गए, और जब स्क्रूटनी में गए तो स्क्रूटनी जाने के बाद ग्राउंड टेस्ट करने के बाद फिर इनका जो फिजिकल टेस्ट हुआ है, फिजिकल टेस्ट में जो है ये बच्चे जो है वो जो क्वालिफाई किए उसके बाद पता लगा। अब मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि 3 लड़के 100 लड़के थे जो चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे गए, उन्होंने कंप्लेंट करी कि ये पेपर जो है वो लीक हो गया है। उनको इस जुर्म पे अंदर किया कि ये जो है ये अफवाह फैलाना चाहते हैं। उनके जो है वो मोबाइल ले लिए गए, मोबाइल जो है वो हैदराबाद ले लिए गए, और उन लड़कों को, तीनों लड़के जो चीफ सेक्रेटरी के पास गए थे, वो तीनों जो है वो क्वालिफाई नहीं किए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो उनके सहपाठी हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो 3rd डिवीजन में 40% 45% में जो जिन्होंने +2 करी है, वो 70% पे आ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जी हमने ये पेपर जो किया है ये इसमें हमारे कितने नंबर आएंगे। उन्होंने शंका जाहिर करी कि ये पेपर जो है वो लीक हो गया है। जब 3 लड़कों ने कहा कि पेपर लीक हो रहा है तो पुलिस ने उनको पकड़ के उनके खिलाफ जो है ना केस लेके आज की तारीख में 18 दिन हो गए, वो 2-3 लड़के 16 के वो अंदर कर रखे हैं। जुडिशरी जो है वो रिमांड उनको मिला है, और आज वो पुलिस कस्टडी में जो है वो जेल में डाले हुए हैं। 18 दिन हो गए उन बच्चों को,
ना वो पुलिस में, क्योंकि उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं किया था। उन्होंने कहा था पुलिस के ने और जो सिस्टम है, इन्होंने जो है वो एक पेपर जो है वो लीक हुआ है और उनका जुर्म था, इसलिए उनको 18 दिनों के लिए, क्योंकि उनकी जो मोबाइल है वो हैदराबाद भेज रखे हैं कि उनके अंदर क्या क्या अंदर जो मटीरियल है, क्या उनका इतना जुर्म है 18 दिनों तक उनको अंदर रखने का। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितने कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स में, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा हो बुरा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं लग जाए, पेरेंट्स फंस गए पैसे के चक्कर में। यहाँ तक कि नेपाल के बॉर्डर का है, उसको भी जो है ना वो अंदर किया गया है, उसका लड़का भी अंदर है और वो पैसा जो है ना लेके आया, ऊपर कहीं सेब के बगीचे में काम करता था, मकान भी वहीं में बना लिया उसने, 30-35 सालों से वहीं पे। आप इसको बता दें कि क्या आज की तारीख में आप बिल्कुल जो है वो जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं, आप सिर्फ जो है जो पौधा है उसके ऊपर जो कोंपल है उनको पकड़ रहे हैं। होना ये चाहिए था कि जो एफआईआर दर्ज हुई, 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक धर्मशाला में दर्ज हुई और एक यहाँ पे बरहड़ी में दर्ज हुई, वो भी आनंद फानंद में। जब धर्मशाला की एफआईआर होगी तो उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ की एफआईआर, 3 दिन लगे उसमें भी, 3 दिनों का आधा पीछा उसमें है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमीडिएटली जो है वो जो मेन अक्यूज है उनको सरकार क्यों बचाना चाहती है? मेन अक्यूज है पुलिस के अधिकारी, वो लोग जो जिन्होंने पेपर जो है वो स्क्रूटनाइज किया, जिन्होंने पेपर फाइनल किया, जो पेपर को लेके गए प्रिंट करवाने के लिए, और प्रिंट प्रेस जो है वो एक का रिश्तेदार है, प्रभावशाली आदमी है। आज ना आप प्रिंटिंग प्रेस वालों को पूछ रहे हैं, ना आप पुलिस वालों को पूछ रहे हैं, और आप जो है वो जो पेपर देने वाला जो है ना जिसका मान के कहीं तो अपने आप बोले कि हमने दिया है, आप मेरे को बताओ आप क्या न्याय देना चाह रहे हैं? जितने बच्चे क्वालिफाई करें हैं उनमें से मैं कहना चाहूंगा कुछ जो है वो ओवरेज भी हो गया, आगे को जो है वो नहीं करेंगे। सरकार क्या सोचेगी उनके बारे में? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई करें, उन्होंने पेपर खरीद के नहीं किए हुए, इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। आपने एग्जाम जो है वो कहा कि नहीं कि ये पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा से लेंगे। अब जो इस पीरियड में जो ओवरेज होंगे, मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि उन लड़कों के बारे में मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो क्या सोचेगी, वो क्या करेगी इसके बारे में? सरकार ये बता दें कि जिस प्रकार से, जिस नालायकी से जो है ये पेपर जो लीक हुए हैं, ये आज ही की बात नहीं मैं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो एक और आईटी का जो पेपर हुआ था उसमें जो है वो 1800 पोस्टें थी, वो पेपर लीक हुआ। और साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि मसला जो है वो हाई कोर्ट में भी गया। आज जो है मैं कहूँगा यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का इंटरव्यू हुआ था, उस भर्ती में भी जो है वो अनियमितता हुई थी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि रिसेंटली जो पुलिस की भर्ती है, ये सरकार मुझे बताओ कि कारण क्या है कि यहाँ पे एग्जाम होता है, या तो आप लोगों को लगाना नहीं चाहते, या आप चोर दरवाजे से लगाना चाह रहे हैं, ठेकेदारों के माध्यम से लगाना चाह रहे हैं, कोई क्वालिफिकेशन जो है वो देखी नहीं जा रही है। और आज हो रहा है कि चोर दरवाजे से सरकार जाने वाली है, इसलिए सोच रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं कुछ जो क्वालिफाई नहीं करते, ना कोई रिजर्वेशन के लिए जो है जो पोस्ट है वो उनको मिल रही है, रोस्टर का कोई जो है वो उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। लिस्टें बन रही हैं मंत्रियों के और जो चेयरमैन बना रखे हैं उनके वहां से, और वो उनको भर्तियां की जा रही है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि आज इतना बुरा हाल है कि आज सरकार में मैं ज्यादा वो नहीं करना चाहूंगा, मैं जयराम जी को भी नहीं कहूंगा कि वो उनका दोष उसमें है, क्योंकि वो सरकार के मुखिया है, उनको जवाब देने की जरूरत है, देना चाहिए उनको। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पेपर लीक हुआ उसका कितना हिस्सा है जो मंडी में गया, मंडी को भी तो गया, कुछ पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने भी अपने चहेतों को आगे लाने के लिए, कोई घर में रोटी बनाने वाला है उसके बच्चे हैं, कोई दूसरे हैं जो पुलिस में काम करने वाले हैं उनके बच्चे हैं, उनको चोर दरवाजे से लाने के लिए मैं आज ये पूछना चाहूंगा कि इसका मंडी को कितना हिस्सा गया, इसमें जो है वो कांगड़ा को कितना हिस्सा गया, क्योंकि कांगड़ा में भी एफआईआर दर्ज हुई है। अरे ऐसे लोग सिलेक्ट हो गए जो कहते हैं कि जी हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके नाम पे पता नहीं है, कईयों को यही पता नहीं है कि जी हमारा जो है वो मिनिस्टर दिल्ली में कौन है, वो किसी और का नाम लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो ऐसे इंटेलिजेंट लोग भर्ती कर गए और जो 70, 80% नंबर लेके चले गए, ये मैं कहूंगा सरकार की बाकायदा तौर पर नालायकी है। जितनी भी इंटरव्यू भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुई है उस सब में घोटाले हुए हैं। और मेरा मैं कहूंगा कि मेरा आरोप यह है कि मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ और जो है वो हाई पावर्ड कमेटी के लोग हैं, पॉलिटिकली
वो साथ में संबंध रखते हैं। और आज जितने भी मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों से जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जो है ना उसका एक जो है वो एक नमूना है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आज अगर देखा जाए ये जितने भी मैंने जो आपके सामने रखा है, 21,000 बच्चे जो है वो परीक्षा में जो है वो पास हुए हैं। अब 21,000 बच्चे जो है ना, ये कोई नकल ही नहीं मारी थी उन्होंने, कुछ इंटेलिजेंट लड़के हैं उन्होंने पेपर कर रखा है। उन बच्चों का क्या होगा बताओ? बिल्कुल जो है ना, नलायकियां करे पुलिस वाले, नलायकियां करे हिमाचल प्रदेश की सरकार, और उसका जो है नतीजा हिमाचल प्रदेश के सब सारे चोर भी वहीं पे और साथ भी वहीं पे, पैसे देके खरीदने वाले भी वहीं पे और इंटेलिजेंट बच्चे भी वहीं पे। सरकार को ये बड़ा संवेदनशील मसला है, इसके बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है। और आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, ये मैं कहूंगा कि ये कोई ठीक नहीं है। दूसरे मैंने 2-3 चीजें और आपके सामने रखनी है। अब प्रधानमंत्री जी को 8 साल पहले आए थे यहाँ पे, जितनी बार भी यहाँ पे आए 8 साल हो गए। उन्होंने शिमला में जो अनाउंसमेंट करी थी कि जितना भी यहाँ पे जो हमारे जितना भी सेब होता है, सेब उत्पादकों के बारे में हमेशा उन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा था 15-20% जो है ये जो सेब का जो जूस है ये मिलेगा उसमें, जो हमारे दूसरे जूस बनते हैं। हर बार आके प्रधानमंत्री ने शिमला में कहा कि मैं ये जो सेब उत्पादक है उनके लिए मैं एक नई सौगात दे रहा हूं कि जो उनकी सेब है, सेब का 20% और या 15% और 20% के बीच में जो है ये प्रयोग होगा, जो हमारे जूस वगैरह बनते हैं उसमें डलेगा। आज फिर आएंगे प्रधानमंत्री जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो अनाउंस किया है सेब उत्पादन के लिए, आपने क्या किया उसका? मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि आप पीछे जो है ना सेबों का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, वो ओले पड़ गए, ऊपर और नीचे के एरिया में जितने भी फल है उनकी तबाही हुई है। हिमाचल सरकार ने उसका जो है वो एक खाका तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आएगा और फिर हम किसानों को देंगे। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कारण क्या है कि अब नई फसल आने के लिए है, अब सेब की सेटिंग होगी, अब जो दूसरे फल हैं उनके ऊपर भी जो है ना जो है वो सेब या दूसरे फल लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन पिछली बार जो नुकसान हुआ है किसानों का, आज तक एक भी फूटी कौड़ी जो है वो किसानों तक नहीं गई है। अब प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे जो है ना, अब जाके पता नहीं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे वो भी आए थे गडकरी साहब धर्मशाला में, अब क्योंकि चुनाव आ गए, इतना ही टाइम था उसमें भी वो धर्मशाला में आए, उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि 69 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश को मैं सैंक्शन करता हूँ। पैसा भी नहीं दिया था, 65,000 करोड़ रुपए गडकरी साहब की जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक वो भी पैसा उन्होंने दिया था। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, गडकरी साहब भी आएंगे, लेकिन मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि वो जो 65,000 करोड़ रुपए हमारे विधानसभा चुनाव से पहले आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों को ठगने के लिए अनाउंस किया था, आपने 69 नेशनल हाईवे कहे थे कि 69 नेशनल हाईवे बनेंगे। मेरा निवेदन ये है कि प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि उनमें से कौन सा नेशनल हाईवे है जो हिमाचल प्रदेश में बन पाया। 5 साल पूरे होने वाले हैं और अब ठगने के लिए आपने जो है वो एक तरीका और निकाल दिया। पता नहीं कौन सा तरीका निकालेंगे, लेकिन चीज ये है कि आज की तारीख में फिर दोबारा से कोई नया शगुफा लेके आएंगे और फिर हिमाचल प्रदेश को ठगने की जो है ना ये बात करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है, उस चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को क्या मिला है, कहाँ पे कितने लोगों को जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो रोजगार मिला है। आज महंगाई की अगर हालत देखी जाए तो आज हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई ट्रेन नहीं चलती, यहाँ पे सारा जो है वो सड़कों के माध्यम से जो है ना खाद्यान्नों से लेके सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। और जब से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, किसान जो खरीद रहा है उसको जो है उसकी कीमत मिल नहीं रही है। फिर कह रहे हैं कि जी दुगनी इनकम हो जाएगी। अरे कहाँ दुगनी इनकम होनी? आपने पेस्टिसाइड और फंगिसाइड की जो सब्सिडी मिलती थी वो आपने बंद कर दी। खाद के ऊपर जो है वो आपने जो कम पैसे में मिलती थी, आपने बोरी जो है वो 50 किलो की 45 किलो कर दी और 100 रुपए से ज्यादा जो है वो कीमत बढ़ा दी। किसान कहाँ जाएगा? बीज खरीदता है तो 10 गुना कीमत के ऊपर।
और अगर मान लो वो जब तैयार करता है तो जब वो बाजार में जाएगा तो वहां पे जो है ना उसको जो है वो उसको कीमत उसको नहीं मिल पा रही है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि कृपया करके अब क्योंकि चुनाव आगे हैं, अब ये बड़े बड़े नेताओं का आना, यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा जी मेरे जिला से हैं, लेकिन वो बता दें क्योंकि मैं जब हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था तो मेरे बाद जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने। जब मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था तो जगत प्रकाश नड्डा जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बने। जगत प्रकाश नड्डा जी ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में उनकी शमूलियत थी, बताओ कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लेकिन ये बता दें जो जो डिपार्टमेंट उनके पास रहे उन्होंने बिलासपुर जिला को हिमाचल प्रदेश को क्या दिया है। आज वो रैलियां निकाल रहे हैं, आज वो रैलियां किसी और ढंग से निकाल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के लोगों को जगत प्रकाश नड्डा का मालूम है कि वो किस प्रकार से जो है वो लोगों को जफ्फियां मार के खुश करना चाहते हैं। आज की तारीख में लोग जो है अनएम्प्लॉयड ज्यादा हुए हैं, यहाँ पे किसानों की समस्याएं ज्यादा हुई है, उसकी तरफ को कोई सोचने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ये आपसे कहना है कि ये सारी चीजें घट रही हैं। मेरे रेलवे लाइन का काम चला हुआ है, अगर आप देखें रेलवे लाइन का, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया करके आए। आप ये भनोपड़ी से लेके जो बिलासपुर तक रेल लाइन बन रही है, उस रेल लाइन में लोगों को नहीं पूछा जा रहा है। पुलिस को जो है वो बाकायदा तौर पे महीना आता है, पुलिस को गाड़ियां आती है, और जैसे ही कोई मान लो कोई ऐसा है जिसकी जमीन से वो काम चला हुआ है, जो चाहता है मेरे को रोजगार मिले, गाड़ी मेरी भी लगी वहां पे, लेकिन वो अगर लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो पुलिस वहां पे जाके उनके ऊपर केस बनाने की बात करते हैं। और आज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कारण क्या है कि ये जो 4 लेन का काम चला है या हमारे जो रेलवे का काम चला है, बिलासपुर में है, अभी आगे नहीं, कुल्लू की तरफ को भी काम लगा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कंपनियां हैं उसमें कौन कौन लोग हैं जिनको काम मिला है। आज की तारीख में मैं ये पूछना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि ये बताया जाए कि नैना देवी जो माता का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट से जो है कोई 2.5 करोड़ रुपए जो है वो यस बैंक में जमा हुए। नैना देवी में यस बैंक की ब्रांच नहीं है, नैना देवी में कोई, और बिलासपुर में शायद एक जगह होगा, लेकिन यस बैंक जो है आपने देख लिया उसका क्या हाल था, जिनका पैसा लगा है उनका क्या हाल है। इन परिस्थितियों में पूछना चाहता हूं, मैं आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछना चाहता हूं कि टेम्पल ट्रस्ट का जो है वो 2.5 करोड़ रुपए यस बैंक में जो है आपने एफडी करी अनंतपुर साहब में, और अनंतपुर साहब में जाके वो नेता वहां पे नैना देवी हल्के में जो है वो वहां का विधायक रहा है। आज कारण क्या है कि गाड़ियां 6 गाड़ियां जो है नैना देवी ट्रस्ट का पैसा वो यस बैंक में जमा हुआ, और उस पैसे के अगेंस्ट जो है उनके कजन ब्रदर के नाम से 6 गाड़ियां फाइनेंस होगी, और वो रेलवे लाइन में वो काम कर रही है, बाकी उनको काम नहीं मिल रहा है। एक और कोई जिला परिषद में आ गया उनके सरदार साहब, अब सारी की सारी गाड़ियां जो है वो उनकी लगी है। अब मेरे को बताओ कि जो लोग हैं वहां पे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, यहाँ तक कि ड्राइवर का काम नहीं मिले, जिनकी जमीन जा रही है, जिनके सारे धूल जो है 2-3 सालों से धूल फाक रहे हैं लोग, और आज की तारीख में जब काम लेने की बात आ रही है तो ये जो राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आज कारण क्या है कि गाड़ियां भी इनकी लगे, काम भी इनको मिले, चोर बाजारी भी हो रही है, बीवी को भी जो है वो गाड़ी दी जा रही है, अपने को भी गाड़ी ठेकेदारों के माध्यम से कंपनी की ली जा रही है। इसकी हाई पावर कमेटी जो है, हाई लेवल की जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो लूटपाट हो रही है, इस लूटपाट के ऊपर जब कहते हैं कि नहीं जी हमारी जो है भ्रष्टाचार के ऊपर तो जो है हमारी टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, तो आजकल जो है ना कारण क्या कहने में करने में अंतर क्यों है। आज हो रहा है कि दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल कुछ नहीं रहा है, किसान लूटे जा रहे हैं, कर्मचारियों से कुछ नहीं हो रहा है। आज कर्मचारियों को शिमला में वहां पे जब कर्मचारी इकट्ठे हुए थे वो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, कारण क्या है कि वहां पे जाके उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, और वो कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के